नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि आज यूपी विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है। ये बजट बता दें आपको कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे और माना जा रहा है कि बजट अब तक का यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट होगा। यूपी में बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और ये कैबिनेट बैठक करीब 9:30 बजे हुई है। कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री समेत अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से। बता दें कि आज यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है। कैबिनेट बैठक के जरिए बजट के प्रारूप को मंजूरी मिलेगी। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की। बता दें कि आज बजट पेश होने जा रहा है और यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक अगर बात करें तो ये बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी होगा जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सुरेश खन्ना ने यह भी दावा किया है कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। तो बता दें कि ये यूपी सरकार का बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के और किसानों को प्राथमिकता इस बजट में दी जाएगी। इतना ही नहीं, साथ ही सुरेश खन्ना ने यह भी दावा किया है कि यूपी के इतिहास का ये बजट सबसे बड़ा बजट होगा। और आलोद मुखिया जयंत चौधरी की पाठशाला अब कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। सदन में आरएलडी विधायक जमकर गरज रहे हैं और हर एक मुद्दे को सरकार को घेरने का एक भी मौका आरएलडी के विधायक नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी सीएम योगी से बढ़ती महंगाई पर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर गरजे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने पहले भी जवाब दें, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? मैं बस इस चीज का जवाब चाहता हूँ। और यदि इस भोजन को आप किसी बच्चे को खुआ के देख रहे हैं, क्या क्या गुणवत्ता है इस बच्चे में? माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताओ 2 साल से रेट बढ़े हैं या नहीं? खाद्य पदार्थ कौन से के रेट नहीं बढ़े हैं? आप जवाब दें, कहाँ से? यदि किसी बच्चे को और इस बीच लखनऊ से खबर का रुख करते हैं। बता दें कि लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी लखनऊ के एक छोटे से कस्बे अमेठी का नाम रोशन कर रही देश की एक बेटी फाइटर क्वीन ज़ेबा बानो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिक्स मार्शल आर्ट और वन चैंपियनशिप खेलने के लिए सिंगापुर पहुंची थी। बता दें कि सिंगापुर से दिल्ली होते हुए वापस लखनऊ पहुंची और फाइटर क्वीन ज़ेबा बानो का क्षेत्रवासियों ने स्वागत भी किया। जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। जेबा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया और कैसे शुरुआत की और कैसे मन में आपके ये आया कि चलिए ये मुक्केबाजी का खेल खेलते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं स्कूल में थी, काफ़ी लोग मतलब मार्शल आर्ट्स करते थे, तो मैं पीछे बेंच पर बैठ के देखती थी कि मार्शल आर्ट्स क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता था। मगर जब मैंने एक बार देखा कि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं कोच के पास गई। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक गेम होती है, गवर्नमेंट गेम होती है, इससे बच्चा खेलता है, स्पोर्ट्स का नाम है। तो फिर मैंने वहाँ से ना ताइक्वांडो ज्वाइन करा स्कूल से। धीरे धीरे मैंने वहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने घर वालों से थोड़ा अपील करी कि मुझे मार्शल आर्ट्स में डालना है, जाना है। तो पापा ने पूछा ये क्या होता है, फिर पापा को मैंने बताया ये ऐसे ऐसे होता है। फिर पापा ने मेरा एडमिशन करवाया, तो मैं स्टेडियम में ट्रेनिंग करने, अकेडमी में ट्रेनिंग करने लगी काफ़ी टाइम से कम मुझे 2 साल हो गए। मैंने वहाँ से ताइक्वांडो के स्टेट खेले, नेशनल खेले वहाँ से। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने गेम चेंज कर दिया अपना वुशू गेम मैंने कम से कम 7 साल करा। वुशू में मेरे कम से कम 6 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर हैं। स्टेट में कम से कम मेरे गोल्ड मेडल है 3। वहाँ से गेम करने के बाद फिर मैंने साई में एडमिशन लिया। साई में मेरा सिलेक्शन हो गया। 5 साल मैं साई में थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई को मैंने कम से कम 3 मेडल दिए, रिप्रेजेंट करा। उसके बाद मैंने फिर एमएमए में ज्वाइन करा। एमएमए में इंटरेस्ट ऐसे आया कि लोग अलग गेम कर रहे थे, काफ़ी डिफरेंट था, तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना अलग हटके किया जाए, क्योंकि इसमें नेम फेम सब कुछ मिल रहा था। क्योंकि वुशू क्या था, वुशू में साल में एक बार ट्रेनिंग करते थे, तो उसमें रह गए तो फिर पूरा साल बर्बाद हुए। तो लोगों ने बोला कि एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स एक अलग न्यू गेम था सुनने का। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि तुम एक बार इसको ट्राई करके देखो। जब मैंने फर्स्ट टाइम एमेच्योर खेला तो मुझे गेम वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें नी पंच किक
और सारा कुछ था, ग्राउंड गेम था, मुझे वो अच्छा लगा। फिर वो मैंने धीरे धीरे करके वो गेम मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके मुझे उस गेम को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई। तो मुझे 5 साल हो गए कम से कम वो करते करते, और मुझे कम से कम मेरा आज इंडिया में उसका 600 का रिकॉर्ड है। इंडिया में सबसे मतलब बेस्ट रिकॉर्ड मेरा है। फिर उसके बाद मुझे अभी हाल फिलहाल में और यूपी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 26 जून को इसके नतीजे घोषित होंगे। यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होंगे और बता दें आपको 26 में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। रामपुर की लोकसभा सीट आजम खान की लोकसभा की सदस्य से इस्तीफा के बाद खाली हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि दोनों नेता अब यूपी विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हैं। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव के लिए 30 मई को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून रखी गई है। 7 जून को नामांकनों की स्क्रूटनी की जाएगी और 9 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून तक वोटों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव की यह पूरी प्रक्रिया 28 जून तक निपटा दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप। बता दें कि 23 जून से लोकसभा चुनाव की तैयारी होने जा रही है। आजमगढ़ और रामपुर 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और 26 जून को इसके नतीजे घोषित होंगे। वहीं रामपुर की लोकसभा सीट आजम खान के लोकसभा की सदस्यता के बाद खाली हुई थी और लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुबेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुबेर, 23 तारीख से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? देखिए अंजलि, आजमगढ़ और रामपुर जो सीट है लोकसभा जो खाली हुई है अभी, चूंकि वहां पर रामपुर से जो मौजूदा समय में सांसद थे आजम खान, उनके विधायक बनने के बाद वो सीट खाली हुई है, जिसके बाद वहां पर उपचुनाव तय हुए हैं। लेकिन ये उपचुनाव एक बड़ा ही विशेष चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस उपचुनाव से 2024 की रूपरेखा बनने वाली है। क्योंकि जो मौजूदा समय में वहां से सांसद थे आजम खान, अभी करीब 27 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं और हाल ही में राज्यसभा चुनाव है, जिसमें कपिल सिब्बल भी अब सपा में शामिल हो गए। सपा के समर्थन से वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो इस बार जो 2024 की रूपरेखा है वो यहीं से तय मानी जा रही है। लगता है कि इस बार फिर से जो उपचुनाव होंगे वो समाजवादी पार्टी के खेमे में रामपुर की लोकसभा सीट जाने की पूरी संभावना लग रही है। जी अंजलि, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जुबैर, लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं। बता दें कि रामपुर की लोकसभा सीट आजम खान के लोकसभा के सदस्य के बाद से खाली हुई थी। वही लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं बता दें कि दोनों नेता अब यूपी विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हैं। और सिद्धार्थनगर से खबर का रुख करते हैं, जहां किसान अपने खेत में जुताई बुआई के लिए अभी से ही लग गए हैं। धान की फसल को लेकर किसान खाद का भी इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं साधन सहकारी समिति के लोग अभी से ही अपना पेट भरने में लग गए हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर के तेतरी बाजार के किसान सेवा सहकारी समिति नौगढ़ का है, जहां सरकारी रेट से अधिक मूल्यों पर किसानों को डाई और यूरिया खाद दिया जा रहा है। एक तरफ सरकारी रेट की अगर बात करें तो यूरिया का 266.50 पैसे है, तो वहीं किसानों को 280 में बेचा जा रहा है। बात करें अगर डाई खाद की तो सरकारी रेट 1200 रुपये प्रति बोरा है और किसान सेवा सहकारी समिति 1250 प्रति बोरी किसानों को दिया जा रहा है। रहने वाले हैं हम सिद्धार्थनगर रहने वाले हैं, गुरौजर। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। अच्छा, खाद लिए हैं यहाँ से? जी। कौन सी खाद लिए हैं? यूरिया और डाई। अच्छा, यूरिया किस रेट में लिए हैं, डाई किस रेट में लिए हैं? रेट यूरिया 280 280 है यूरिया और 12.5 डाई। नौगढ़ में तेतरी बाजार किसान सेवा सहकारी समिति है, वहाँ पर किसानों द्वारा सरकारी रेट से अधिक रुपया लिया जा रहा है। ये मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है। मैं आज ही किसी अधिकारी को, जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जांच कराने के लिए भिजवाता हूँ और अगर कहीं इसमें दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
और इसी बीच चंदौली से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि चंदौली में मजदूरों को एक मालवाहक वाहन ने रौंद दिया है। मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई है और 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो चंदौली से खबर देख रहे हैं आप, जहां 5 मजदूर ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिए गए हैं और 3 मजदूर का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया है और शटरिंग का कार्य खत्म कर ये मजदूर सो रहे थे। हाईवे की एक लेन की क्षतिग्रस्त पुलिया का बता दें आपको कि नवनिर्माण चल रहा था। लगभग 1.5 दर्जन मजदूर हाईवे किनारे ढक्कनदार नाली के ऊपर सो रहे थे। वहीं मुगलसराय की ओर से आ रहे एक मालवाहक ने मजदूरों को रौंद दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसिला गांव के समीप NH2 की ये घटना है। तो चंदौली से आप ये खबर देख रहे हैं, चंदौली में जहां मजदूरों को एक मालवाहक ने रौंद दिया। मजदूर थे जो सारे सोए हुए थे और उनको किसी पिकअप वाला ने एक्सीडेंट चढ़ा दिया उसके ऊपर, जिसमें 9 हमारे पास लाए गए, जिसमें से एक ऑलरेडी एक्सपायर था और 8 लोग का प्राथमिक उपचार के बाद 3 को भर्ती कर लिया गया और 5 मरीजों को BHU रेफर कर दिया गया। क्या लगाता है किस वजह से? अभी मजदूर हैं ये 9 साल सोए हुए थे और शायद पुल में कुछ काम कर रहे थे या नाली का, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये जो एक मालवाहक वाहन के द्वारा मजदूरों को रौंद दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 2 के किनारे मुगलसराय की तरफ से जा रही मालवाहक ने 8 मजदूरों को रौंदा है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 7 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिनको 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके से वाहन लेकर चालक फरार हो गया है। जी चलिए, धन्यवाद। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप चंदौली से, जहां मजदूरों को मालवाहक वाहन ने रौंद दिया। और मध्यांचल में MD अनिल ढींगरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि आंधी तूफान से प्रभावित एरिया की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सबसे ज़्यादा आंधी तूफान से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसके लिए MD अनिल ढींगरा ने प्रभावित क्षेत्र लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ के कुछ एरिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 में 90 कर्मचारी 24 घंटे रहते हैं। साथ ही कई और अन्य जानकारी भी MD अनिल ढींगरा ने दी। अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो उसको कनेक्शन दे पाएँ, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए। हम उसने जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है, जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो। चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे, वो चाहे CSC से करना चाहे या हमारी जो ई-सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जिससे भी वो पेमेंट करना चाहे हम लोग उसको सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ। इसके अलावा ये काफ़ी जो हम लोग जैसे रेगुलर बेसिस पर हम लोग जो है अपनी जनता से करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो है जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ से जो है रिवाम स्कीम भी जो है स्वीकृत हुई है। तो लगभग जो पूरे लखनऊ जोन की है, लखनऊ मतलब मध्यांचल डिस्कॉम की है, वो लगभग 13,500 करोड़ की है और इसमें जो है अभी जो है लगभग मतलब 5,000 करोड़ के आसपास का जो है हम लोग का लॉस रिडक्शन के कंपोनेंट पे है। और हमारा प्रयास ये है कि जैसे अभी आने वाला जो समय है कि हम लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। हमारा जो भी प्लान है वो मध्यांचल में लगभग हम लोग 79 हमारे जैसे 88 लाख कंज्यूमर हैं, जिसमें से कुछ जो है बंद पड़े हैं कनेक्शन या कुछ पुराने हैं। तो अभी जो वर्तमान में आ रहा है उसमें यह कि लगभग 79 लाख के आसपास के कनेक्शन हैं जिनको हम और दिल्ली से खबर का रुख करते हैं, जहां IRTC की प्रथम भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नेपाल से जनकपुर सहित 18 रामायण के पावन तीर्थस्थलों की यात्रा कराएगी। वहीं रेल मंत्रालय के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई थी। इसके अंतर्गत यहां पहली भारत ट्रेन 21 जून से शुरू की जा रही है। ये ट्रेन स्वदेश दर्शन के अंतर्गत रामायण के चिन्हित सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी और नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण भी इसी ट्रेन में शामिल है। बात कर रहे हैं भारतीय रेल के द्वारा प्रस्तावित भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से रामायणा सर्किट ट्रेन का संचालन IRCTC करने जा रही है। अगले माह के 21 तारीख से दिल्ली से ये यात्रा शुरू होगी।
यह यात्रा 18 दिनों की है। 17 रात्रि और 18 दिनों की इस यात्रा में हम प्रभु श्री राम से जुड़े सारे महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करेंगे। जैसे कि दिल्ली से चलने के बाद ये गाड़ी अयोध्या के लिए पहुंचेगी। अयोध्या से ये गाड़ी बक्सर, सीतामढ़ी होते हुए ये नेपाल में जनकपुर धाम तक पहुंचेगी। वहां से वापस हम वाराणसी को आएंगे। वाराणसी से प्रयागराज जाएंगे और वहां से चित्रकूट होते हुए नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और कांचीपुरम और भद्राचलम इन स्थलों की यात्रा करेंगे। ये सारे स्थल प्रभु श्री राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं। उनके जीवन काल में होने वाली जितनी घटनाएं थी जिसकी चर्चा हम रामायण में सुनते हैं, इन सारे स्थलों में देखने को मिलता है। और यह यात्रा अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसी पर्यटक ट्रेन के माध्यम से हम नेपाल में जनकपुर धाम तक पहुंचेंगे। और कासगंज से खबर का रुख करते हैं, जहां जनपद के सोरो कोतवाली इलाके में मैथा ऑयल के कुएं में उतरने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला सोरो कोतवाली के नंगला भूतल का है, जहां ग्रामीणों के मुताबिक अगर बात करें तो नंगला भूतल के रहने वाले राम सिंह और सजीव गांव में ही बनी मैथा ऑयल के प्लांट के कुएं की सफाई करने के लिए नीचे उतरे थे, लेकिन नीचे उतरते ही दोनों युवक कुएं में ही मूर्छित हो गए और आनन फानन में ग्रामीणों ने दोनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में विधायकों ने चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। और इस घटना की सूचना पाकर सोरो कोतवाली पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंच गई। वहीं कासगंज जिला अस्पताल के अधीक्षक SPS सिद्धू के मुताबिक दोनों युवकों की मौत मौके पर ही हो गई थी। वहीं CMS के मुताबिक अगर बात करें तो मैथा ऑयल की टैंक बंद होने के कारण टैंक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इस तरह की घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। रवि जी, ये बताइए, आपके यहाँ कल एक घटना हुई है, क्या मामला था पूरा, क्या घटना थी? बच्चे लोग मैंथा प्लांट है चंद्रपाल मुखिया का, तो उसकी सफाई चल रही थी। तो सफाई के बाद में सिवाला निकालना था उन्होंने, तो इसमें टोटल जो है वहाँ पर 5 लोग थे। तो उसका ढक्कन खोलने के बाद में अंदर घुसने के बाद उन्होंने अंदर की सफाई करने के लिए झुके से उसमें कुछ गैसेस वगैरह थी पहले से, उसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और वो बेहोश हो गया तो वो झुक के पानी में गिर पाया। दूसरा उतरा, वो भी ऐसे ही हो गया। और फिर जैसे जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश की, लेके गए यहाँ से गाँव वाले द्वारा जो सोरो वहाँ से आए थे, सोरो अस्पताल से, तो वो ब्रॉड डेड आए थे दोनों लोग जो मैंथा ऑयल में काम करते थे। और हमने जो कानूनी प्रक्रिया PI है वो भेज दी गई थी और उन्हें बता दिया गया भाई इसमें कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो है ब्रॉड डेड थे। कितने लोग थे सर? और दो बच्चे थे, एक की उम्र करीब 20 साल की है, एक की 25 साल की। तो कासगंज से आप ये खबर देख रहे हैं, जहां कासगंज में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि मैंथा ऑयल के कुएं में उतरने से 2 युवकों की मौत हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर का रुख करते हैं, बताया था कि बदायूं में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देशी शराब की यहां भट्टी चल रही थी। अचानक पुलिस ने छापेमारी की है। बड़ी खबर बदायूं से इस वक्त की आप देख रहे हैं। बदायूं में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देसी शराब की भट्टी चल रही थी और अचानक पुलिस ने ये छापेमारी की है। तो उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीरा सराय का ये पूरा मामला है, जहां अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी और उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की है अचानक, जिसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इसको की बदायूं से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीरा सराय का ये पूरा मामला है।
तो बदायूं से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां बदायूं में अवैध रूप से धड़ल्ले से शराब बनाई जा रही थी और ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देसी शराब बनाई जा रही थी, जिसकी भट्टी चल रही थी। तस्वीरें देखिए, बदायूं की तस्वीरें जो हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है और ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देसी शराब की भट्टी चलाई जा रही थी। वहीं अचानक पुलिस ने छापेमारी की है। 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीरा सराय का ये पूरा मामला है। तो बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीरा सराय का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, जो ये भट्टी गांव में ही अवैध रूप से चलाई जा रही थी शराब बनाने की, क्या कुछ पूरा मामला है पुलिस के द्वारा, क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला है, जहां पर अवैध शराब बनाने वालों को पुलिस ने ड्रोन कैमरे की सहायता से पकड़ा है। वहीं 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें जो लहन था उसे नष्ट किया गया है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और आगे की कार्रवाई चल रही है। जानकारी के लिए रितेश, बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की बदायूं से, जहां अवैध रूप से अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने अचानक छापेमारी की और मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। डेली हंट पर भी फॉलो करें।